हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो, सेकंड पार्ट ऑफ रिवीजन। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर आउट हुआ है और जो मैंने बताया आपको पूरा समझ आया है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने यहीं तक कवर अप किया था। हमने 3 चैप्टर्स के सम की प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिकल्स आपको बताए थे जो मैंने आपको करवाया। ठीक है, हम जस्ट इसमें फॉर्मूलाज को गो थ्रू कर रहे हैं कि हमें रिविज़न हो जाए कि हमने क्या पढ़ रखा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर है जो स्टार्ट कर रहे हैं हम रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव से। तो आगे चलते जाएंगे ऐसे ही। ठीक है, पहले हम इस चैप्टर में बेसिक अपना देखेंगे कि हमारा फॉर्मेट क्या है सम्स को अप्लाई करने के लिए। ठीक है जी, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और गाइज, टेलीग्राम पे मैंने आपके लिए चैनल बनाया है, ग्रुप बनाया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है गाइज, तो उसको ज्वाइन कर लो। अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो वहाँ पूछो। वहाँ डेली मतलब एग्जाम के अकॉर्डिंग नोट्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। जो बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी हैं उनको पता है, जो न्यू है वो ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली पेपर के अकॉर्डिंग नोट्स मिलते रहेंगे। ठीक है जी, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का। पहले हम देखते हैं इसमें मेथड कौन सा था, मतलब किस वे से हम सम सॉल्व करते थे। इसमें हमें 2 सम वे से सम सॉल्व करना होता था। एक होता था हालसे इंसेंटिव प्लान, एक होता था रोवन इंसेंटिव प्लान। ठीक है जी, हालसे में और रोवन में दोनों बेसिकली सेम है, छोटा सा चेंज है जो हमें समझना है या याद करना है, आप बोल लो, या आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको याद हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, देखो पहले हालसे में वेजेस निकालनी होती हैं। एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई पर आवर रेट करके इधर वैल्यू डलेगी। हालसे को सॉल्व करने का मेथड है ये, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई पर आवर रेट वेजेस निकालने के लिए। ठीक है जी, और देखिए गाइज, रोमन में भी पहले वेजेस निकाली हुई हैं और उसका फॉर्मूला भी सेम है, एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई पर आवर रेट। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने वाली तो कोई चीज़ नहीं है, दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है अगर आप ध्यान से देखो। हालसे में क्या है, नेक्स्ट निकलना है बोनस, इसमें भी निकलना है नेक्स्ट बोनस। इसमें बोनस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। अगर हमें सम की स्टेटमेंट में परसेंटेज लिखी हुई है, जैसे 50% हो गया, 60% हो गया, अगर तो 50% है या कुछ भी नहीं है, 50% मतलब भी हाफ होता है, और अगर कुछ भी नहीं है देन डिवाइड में तब भी 2 ही आएगा। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। अगर वो 50 या कुछ भी नहीं के अलावा कोई भी परसेंटेज गिवन है, जैसे 40, 30, 70, तो उसको हम डिवाइड में तब 2 नहीं लगाएंगे, बाहर वो परसेंटेज उतनी लगा लेंगे। ठीक है जी, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय 2, अगर परसेंटेज को 50 है तो देन मल्टीप्लाई पर आवर रेट। ठीक है, ये है हालसे के अकॉर्डिंग बोनस। देन इन दोनों की वैल्यू लिख के यहाँ पे टोटल कर देंगे हम। ठीक है, तो टोटल वेजेस निकल आएंगी। बट रोवन में बोनस का क्या फॉर्मूला होता है, देखो बेसिकली सिंपल है, सेम ऊपर वाली चीज़ वही, स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। इसमें क्या होता है, जो पहली चीज़ है वो डिवाइड में आ जाएगी, जो दूसरी है वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाई एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाई पर आवर रेट। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल के, यही चेंज है इन दोनों मेथड्स में और कुछ चेंज नहीं है, इसी की वजह से आंसर्स डिफरेंट आएंगे। ठीक है गाइज, तो हमें यही चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। तो हम दोनों के आंसर्स निकालेंगे, टोटल वेजेस निकल जाएंगे। देन उसके बाद इसका अगर हमें किसी समय बोल दिया जाए कि पर आवर रेट निकालना है, तो हमने क्या करना है, जो हमारी ये टोटल वेजेस आई हैं और जो हमारा एक्चुअल टाइम होएगा, ठीक है, उसके साथ डिवाइड करके अपना पर आवर रेट निकाल लेना है। ठीक है गाइज, ये मैं आपको वही नोट्स दिखा रही हूँ जो मैंने आपको पिछली सिंगल वीडियोस में जो करवाए थे, मतलब एक एक सम को करवाया था जैसे, तो वही हम कर रहे हैं, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे करना है। ठीक है जी, उसके बाद फ्रेंड्स ये 2 फॉर्मूलाज और हैं। अगर हमें ना बेसिकली इसमें 4 रूल्स बोले होंगे इस चैप्टर में, हालसे, रोवन, स्ट्रेट पीस रेट या टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, 4 मेथड हैं इस चैप्टर में भी। ठीक है, हमने हालसे और रोवन अभी अभी सीखा। स्ट्रेट पीस रेट और डिफरेंशियल, टेलर डिफरेंशियल में क्या है, देखो स्ट्रेट पीस रेट में क्या होता है, देखो पीस है। ठीक है, ये फॉर्मूले में ही इसका आंसर है, देखो ध्यान से, नेम में ही इसका फॉर्मूला छुपा, पीस है। ठीक है, कितने पीसीस की प्रोडक्शन हुई है और पीस का रेट कितना है। ठीक है, लर्न करने के लिए बता रही हूँ। प्रोडक्शन पीस कितने हुए हैं, मतलब कितने पीसीस की प्रोडक्शन हुई है, मल्टीप्लाई पर पीस रेट, इसको लर्न, इसका फॉर्मूला है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम का। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम इज इक्वल्स टू प्रोडक्शन मल्टीप्लाई पर पीस रेट। देन टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का क्या फॉर्मूला है, सेम वही, प्रोडक्शन मल्टीप्लाई पर पीस रेट। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ऐड हो जानी है, सेम फॉर्मूला वही है, इसमें परसेंटेज एक ऐड हो जानी है। जैसे देखो, मेरे को यूनिट्स बनाने थे, मेरे टोटल ना एक्चुअल जो यूनिट्स थे वो थे 150। ठीक है, एक बार मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, ए ने, जैसे ए और बी 2 बंदे हैं, ए ने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 120 और बी ने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 160।
ठीक है। टोटल बनाने हमको थे 150, तो ए ने देखो ज़्यादा बनाए या कम, ए ने यूनिट्स ज़्यादा बनाए या कम बनाए। तो ए अगर जब हम ए के ऊपर टेलर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम 80% लेंगे, अगर कम वाली चीज़ है तो हम 80% लगाएंगे। और अगर बी वाला देखें तो बी ने 150 के कहा गया था 160 बनाए, ठीक है ना, बी ने ज़्यादा बनाए तो बी की बारी हम लेंगे 120%, अगर ज़्यादा बनाए हैं तो ज़्यादा वाली परसेंटेज लेंगे। ये परसेंटेज हमें गिवन होती हैं 80 और 120। जिस सम में ये टेलर्स डिफरेंशियल फॉर्मूला बोला गया होगा वहाँ पे आपको परसेंटेज भी गिवन होगी 80 और 120। बेसिकली यही यूज़ होती हैं और कोई परसेंटेज यूज़ नहीं होती, ठीक है गाइज। तो अब आपको जैसे मैंने चारों मेथड जो इसके फॉर्मूलाज है बताए, आपको सिंपल समझाएंगे, आपको फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करनी है, आपके सम सॉल्व होते जाएंगे। बस आपको गाइस फॉर्मूलाज को माइंड में रखना है ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये बेसिकली अब फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सम्स को सॉल्व किया हुआ है जो कि हमने हमारी वीडियोस में समझ रखा है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सम यही दिखा देती हूँ, इसमें लगा रखा है, देखो नॉर्मल रेट हमें गिवन था 2.40, उसके बाद बोल रहे थे 1 यूनिट 30 सेकंड में प्रोड्यूस हो रहा है। एक यूनिट को बनाने में 30 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। 30 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 2 यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। देन ऐसे ही देख लेंगे 1 आवर में 60 × 2 किया 120 यूनिट्स। ऐसे ही एक दिन में एक वर्कर 8 घंटे काम करता है। ये लो है, लो के अकॉर्डिंग है, तो ये 8 घंटे आपको पता होने चाहिए। वर्कर के एक दिन के काम करने का टाइम पीरियड 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होता है। आप चाहे लो पढ़ रहे हो चाहे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, 8 घंटे ही लगेंगे। अगर कहीं पे भी आपको ऐसे वर्कर्स के आवर्स पूछे जाते हैं, वर्किंग आवर्स इन अ डे, तो आप 8 आवर्स ही लिखोगे, आपका आंसर गलत नहीं होएगा, ठीक है। तो 120 × 8 ये करके हमने 8 घंटों का उसकी एक डे की वर्किंग यूनिट्स निकाल ली। अब हमने इसमें पर पीस रेट निकालना है, ठीक है। अब देखो ये पर आवर है तो नीचे भी आर ही लेंगे। जैसे पर घंटे के देखो 1 आवर के हमने निकाले थे ना 120 यूनिट्स, 120 यूनिट पर आवर के लेंगे तो हम ऊपर नॉर्मल रेट भी हमें पर आवर का ही गिवन है, तो 2.40 डिवाइडेड बाय 120 0.02 निकल आया हमारा पर पीस का रेट, ठीक है। अब आगे बोला होगा इस सम में कि हमें स्ट्रेट पीस रेट निकालना है, तो मैंने बताया प्रोडक्शन मल्टीप्लाई पर पीस रेट। अब प्रोडक्शन ए और बी ने इतना इतना किया, ये हमें वैल्यू स्टेटमेंट में गिवन है कि ए ने 800 यूनिट प्रोड्यूस किए, बी ने 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए, प्रोडक्शन मिल गई, पर पीस रेट हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया, ठीक है। देन टेलर डिफरेंशियल जहाँ बोला होगा वहाँ पे हमने सेम यही चीज़ रिपीट की। उसके बाद इसने यूनिट प्रोड्यूस किए 800 एक दिन में, ठीक है। टोटल थे 960, टोटल थे 960, एक दिन के 960 बनते थे, उसने 800 प्रोड्यूस किए, मतलब कम प्रोड्यूस किए तो परसेंटेज लगेगी कम वाली 80%। 960 थे, बी ने 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, बी ने ज़्यादा प्रोड्यूस किए तो बी की परसेंटेज ज़्यादा लग जाएगी। ऐसे ही हम गाइस बेसिकली सिंपल समझा सॉल्व करेंगे। ये हमने टेलर्स डिफरेंशियल वाला किया है। ऐसे ही आपको आगे हेल्से रोवन सभी मिलेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बेसिकली आप अगर कोई भी डर लग रहा है हमसे तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम है वहाँ डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पे सभी लोग हेल्पफुल हैं, कोई भी अगर मैं नहीं अवेलेबल हूँ कोई और मैसेज करके आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा वहाँ पे, ठीक है गाइज। तो आप उसको ज्वाइन कर लो, चैनल को आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो हमने अभी रेम्यूनरेशन एंड इंसेंटिव समझ लिया क्या चीज़ है। इसमें बेसिकली हमने थोड़ा सा गो थ्रू किया कि हमने क्या कर रखा है, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरी वाला चैप्टर है, देन ओवरहेड अकाउंटिंग, ठीक है। थ्योरी वाले की वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, आप जाके देख लो। थ्योरी के नोट्स मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हैं चैनल पे, ग्रुप पे, तो आपको अगर चाहिए तो आप वहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट ओवरहेड वाला हमारा चैप्टर है, इसकी भी हम गो थ्रू करेंगे हम क्या करते हैं इसमें। हाँ जी फ्रेंड, तो ओवरहेड चैप्टर जो हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो कि हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए। फर्स्ट देखो, जैसे लाइटिंग है, हमने ना इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, आई होप आपको याद होएगा थोड़ा थोड़ा हम कैसे करते हैं। हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, 3 प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट्स होते हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट होते हैं। हमने सर्विस डिपार्टमेंट को नील करना होता है और तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आंसर निकालने होते हैं, ठीक है। तो हमें जैसे एक वैल्यू गिवन है लाइटिंग की, ठीक है, तो हमें लाइटिंग है उसको अब डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सब में इक्वली। जैसे हमें रेशो गिवन होगी तो हमें ये ध्यान रखना है किस चीज़ को किस चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे अगर हमें लाइटिंग गिवन है तो लाइट को हम पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कितने पावर पॉइंट्स हैं, ठीक है। हमें अलग से गिवन होगी, मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाऊंगी, तो कितने पावर पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, ठीक है। अगर हमें पावर पॉइंट्स नहीं गिवन तो देन हम देखेंगे कितने एरिया
में हमने जगह ली हुई है, उस एरिया के अकॉर्डिंग हम लाइटिंग का बिल जब वगैरह पे करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें थोड़ी सी देखने वाली हैं, दैट्स वाई मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला लाइटिंग को हम पावर पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। देन रेंट या म्यूनसिपल टैक्स प्रॉपर्टी, इसको हम एरिया, रेंट ऑब्वियस है। अब हम एक कोठी है, उसमें एक कमरे में रह रहे हैं, तो हम पूरी कोठी का किराया तो नहीं ना देंगे, तो हम एक कमरे का किराया देंगे, ठीक है, हाउस रेंट। तो उसको एरिया के अकॉर्डिंग रेंट प्रोवाइड करते हैं। डेप्रिसिएशन, डेप किस पे होती है? वैल्यू ऑफ मशीन पे, मशीन की डेप होती है, तो वैल्यू ऑफ मशीन के अकॉर्डिंग जो भी वैल्यू ऑफ मशीन जिस रेशो में होगी उस रेशो में हम डेप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। देन पावर का क्या रोल है? पावर तो हमने बेसिकली मोस्ट ऑफ दी सम्स में HP मतलब हाउस पावर ऑफ मशीन्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, ठीक है। बट अगर हमें वर्किंग आवर्स गिवन है, ठीक है, हमें ना एक जैसे एक हमें गिवन होगी पावर, ठीक है, ये पावर गिवन है सारी 5 डिपार्टमेंट्स की, यहाँ पे वर्किंग आवर्स गिवन है, ठीक है। तो हमें वर्किंग आवर्स गिवन है, अब हमने देखना है इन दोनों में से, ठीक है, कोई भी अगर मिसिंग है, मतलब देखो जैसे P1 है, P2 है, P3 है, S1 है और S2 है, ठीक है, ये है, ये भी है, ये है, ये भी है, ये है, ये भी है, ये सब है, ठीक है, सब मिलता है। देन तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रेशियो निकलेगी उसमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पे जैसे ये है, ठीक है, ये नहीं है, फिर ये नहीं है, ये है, ऐसे है, मतलब एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है, तो देन हम सिर्फ HP में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो हाउस पावर होएगी, मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, ठीक है। और एक केस इसमें बनता है, अगर जैसे P1 P2 P3 है, जैसे इधर भी P2 मिसिंग है, इधर भी P2 मिसिंग है, ठीक है, इधर भी P2 मिसिंग है, इधर भी P2 मिसिंग है, बाकी सब हैं दोनों साइड, तो देन फिर से हम इसको मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि आमने सामने वाले ही मिसिंग है, इसको इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना था अगर होता, तो नहीं है तो ओके है, फिर हम मल्टीप्लाई करके डिस्ट्रीब्यूट। अगर कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मिसिंग है तो देन हमने सिर्फ HP में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया। देन वेजेस को किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? डायरेक्ट वेजेस में, वेजेस को डायरेक्ट वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन इनडायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी गिवन, इनडायरेक्ट वेजेस हमेशा ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करके ही गिवन होंगी। हमने सम को पकड़ने से पहले उसमें 4 चीज़ें देखनी है, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट मटेरियल। ये 4 चीज़ें हमें पहले नज़र मारनी होती हैं सम को स्टार्ट करने से पहले। अगर डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें गिवन हैं तो इनमें से हमने प्रोडक्शन की चीज़ें नहीं उठानी होती, P1 P2 P3 नहीं लेना होता, ठीक है। डायरेक्ट वाली सिर्फ S1 और S2 की वैल्यू उठा के S1 और S2 के कॉलम में डालेंगे अगर डायरेक्ट वाली है, ठीक है। और इनडायरेक्ट वाली एज इट इज़ उठा के P1 से लेके S2 तक सभी कॉलम्स में जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट हैं वैसे वैसे हम उठा के डाल देंगे, ठीक है। देखो लिख रखा है इनडायरेक्ट वेजेस ऑलरेडी गिवन होती है और ये सभी डिपार्टमेंट्स में आती है, P1 P2 P3 S1 S2, ठीक है। देन इनडायरेक्ट मटेरियल भी ऐसे ही होता है, गिवन होता है और सभी डिपार्टमेंट्स में आता है। बट जो डायरेक्ट वेजेस होती हैं वो सिर्फ ओनली सर्विस डिपार्टमेंट में आती है। मैंने आपको अभी बताया, सिर्फ S1 और S2 में वैल्यूज डालेंगे, हमें जैसे भी गिवन होंगी, जो गिवन होंगी वही उठा के, ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट मटेरियल। देन ओवरहेड्स किस में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? जो ओवरहेड्स होते हैं अगर तो हमें वर्किंग आवर्स गिवन है, ठीक है, अगर तो हमें वर्किंग आवर्स गिवन है देन हम उसमें उसको प्रेफरेंस देंगे। अगर हमें वर्किंग आवर्स नहीं गिवन देन उसको हम डायरेक्ट वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई चीज़ जैसे समझ नहीं आ रही, समझ लो, ठीक है, तो उसको हमने डायरेक्ट वेजेस में डाल देना है। अब आगे है सन्ड्रीज, जैसे सन्ड्रीज हैं, अब उसका हमें नहीं पता किस में आनी, तो हमने डायरेक्ट वेजेस में सिंपली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है गाइज। तो गाइज़ ये देखिए, ये एक फुल फ्लैश सम है, इसमें तीनों मेथड्स अप्लाई होते हैं जो कि हमारे बेसिकली यूज़ होते हैं। तो ये बहुत अच्छा सम है, पहला सम है और बहुत मज़ेदार सम है, तो इसको देखना ज़रा। देखो पहले मैंने आपको क्या बताया, सम को स्टार्ट करने से पहले क्या देखना है हमने? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल। मुझे यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दिख रही हैं, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है, यही वाली चीज़ में देखना है, ठीक है। जो ऊपर ऐसे सभी में गिवन होंगे ना, इसमें देखना है, जो ये सिंपल गिवन है इसमें नहीं, स्टार्टिंग फर्स्ट है। डायरेक्ट वेजेस गिवन है सिर्फ, तो डायरेक्ट वेजेस मैंने क्या बताया, सिर्फ हमने सर्विस डिपार्टमेंट्स की लेनी होती है। डायरेक्ट वेजेस हमने सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट्स की लेनी है। सर्विस डिपार्टमेंट ने कितनी है? 1500 और 195, तो हमने एज इट इज़ डायरेक्ट वेजेस को उठा के, ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, सम मैंने किया हुआ है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये देखिए जो डायरेक्ट वेजेस हैं, ये रही, मैंने एज इट इज़ 1500 और 195 डाल रखी है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में डाल रखी है, इधर कहीं भी डाल नहीं रखी मैंने, ठीक है। तो ये सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में आती है जो डायरेक्ट वाली चीज़ें होती हैं, और इनडायरेक्ट अगर गिवन होती है तो सब में डालनी थी हमने।
ये हमने कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, P1 P2 P3 S1 S2। अब मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाती हूँ कैसे कर रखा है। इसके अलावा हमने इसमें से कुछ नहीं देखना था, ठीक है, हमने इस स्टेप को छोड़ दिया। ठीक है जी, इस स्टेप को छोड़ दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, रेंट एंड रेट्स 5000। अब मैंने अभी अभी हमने पढ़ा रेंट किस में जाएगा, देखो हमने देखा था रेंट, अब हम एक कमरे में रह रहे हैं, सारे महल का किराया नहीं देंगे, रेंट, ठीक है, तो रेंट किस में डालेंगे हम, देखो इसमें हमें क्या मिल रहा है ऐसा जिसके अकॉर्डिंग हम रेंट डाल सकते हैं, फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस के अकॉर्डिंग हम रेंट डाल सकते हैं कि कितनी स्पेस हमने ली है, एरिया लिया है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें आप रेशियो बना सकते हो ना, जीरोस को कट करके, 2 जीरोस इधर से कट, सब में से 2 जीरोस जा रही हैं, कट कर दी, 20 25 30 20 एंड 5, ये हमारी रेशियो बन गई, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, चाहे कटिंग करके छोटी रेशियो बना सकते हो, आपको रेशियो बनानी आती होगी तो आप रेशियो बना के उसके अकॉर्डिंग 5000 को डिस्ट्रीब्यूट इसमें कर दोगे तो आपका ये वाली वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट होके आएंगी, 1000 1250 1500 1000 एंड 250, ठीक है। देन ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं लाइटिंग, जनरल लाइटिंग। लाइटिंग मैंने आपको क्या बताया था, लाइट पॉइंट्स, अगर लाइट पॉइंट ना गिवन होते तो हमने एरिया में बांटनी थी, बट हमें लाइट पॉइंट्स गिवन है तो हम लाइट पॉइंट्स की रेशियो उठाएंगे, जैसे ये लिखा है इसको टोटल वगैरह करके इसमें मल्टीप्लिकेशन करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जैसे हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ रहा है। जनरल लाइटिंग भी हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नेक्स्ट हमें गिवन है इनडायरेक्ट वेजेस, हमने अभी अभी देखा, अगर कोई चीज़ ना समझ आए या इनडायरेक्ट वेजेस हैं जो तो जाने किसमें है, डायरेक्ट वेजेस में। तो हमने डायरेक्ट वेजेस की हमें रेशियो गिवन है, जो अगर कुछ कटिंग होती है तो कर दो, नहीं तो ऐसे ही उठा के ऐड ऑन करके वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इजीली रहता है, ठीक है। कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कैलकुलेशन में माइंड वेस्ट होता है हमारा। तो हमने इनडायरेक्ट वेजेस भी यहाँ पे डाल दी, देखिए, ठीक है जी। देन नेक्स्ट हमें गिवन है यहाँ पे पावर। पावर के लिए मैंने बोला था अगर हमें HP ऑफ मशीन गिवन होएगा, HP ऑफ मशीन हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स गिवन तो हैं, ठीक है, बट P1 P2 P3 के हैं, S1 और S2 है ही नहीं, S1 और S2 है ही नहीं। तो देन हमने क्या करना है, देखो ना ये दोनों ये इधर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ हम पावर को HP में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। HP की जो भी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग मैंने पावर को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है डेप ऑन मशीन। डेप किस पे लगती है, मशीनरी पे, वैल्यू ऑफ मशीन जो भी गिवन होएगी उसके अकॉर्डिंग हम डेप को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन सन्ड्रीज, सन्ड्रीज मैंने बताया था डायरेक्ट वेजेस में जानी है। देन हमने ये सब कुछ कर लिया डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ तक सिर्फ स्टेप बता रही हूँ, ये कर लिया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। देन बेसिकली हमने सिंपल मैंने डायरेक्ट वेजेस लास्ट में डाल रखी हैं, देखो, ठीक है। आप ऊपर चाहे तो डाल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है। देन इस सब का टोटल कर दो कॉलम्स का, ये आपका फर्स्ट मेथड इस सम का कंप्लीट, जहां आपने ये टोटल किया। सेकंड मेथड में क्या करना होता है, ये 2 कॉलम्स का जो आंसर आया है, ठीक है, ये 2 कॉलम्स का आंसर आया है, इसको इधर डिस्ट्रीब्यूट करते करते इसको खत्म करना है, नील करना है। देखो ये आगे हमें परसेंटेज गिवन है, S1 को नील करने के लिए S1 को S1 में से माइनस करके इन सब डिपार्टमेंट में से इतनी इतनी परसेंटेज दे दो भाई, ठीक है। S1 को S1 में से, ये देखो अब हमारा जो आंसर आया था मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। देन मैंने S1 को, ये S1, ये देखो P1 P2 P3 S1 एंड S2 ये कॉलम्स है। S1 4700 आया तो मैंने S1 को इसके कॉलम में से माइनस कर दिया। उसके बाद ये स्टेटमेंट बोल रही है S1 ने अपना P1 को 20% दिया, P2 को 30, P3 को 40 एंड S2 को 10%। तो हम एज इट इज जैसे इसने बोला है 20 30 40 10% में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है जी। देन सेकंड बोल रखा है S2 को भी डिस्ट्रीब्यूट करो, ये देखो है ना। तो S2 के लिए रेशियो तो ठीक है, बट S2 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इन दोनों को ऐड करके लेंगे, तो इसको माइनस में लिख दिया ऐड करके, अब बाकी इधर परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे ही हमने 4 बार, ये बेसिकली हर सम में लगेगा ही लगेगा, मतलब 2 बार, 2 बार S1 2 बार S2 लगा दिया हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब लास्ट में हमारी वैल्यू बची थी 13, हमारी मोस्टली 15 से कम वैल्यू बचती है, 15 से 10 से ऐसे बचती है। हम मोस्टली 4 बार ही अप्लाई करते हैं इसको, 5वीं बार अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू बचेगी उसको अपने अकॉर्डिंग जैसे भी इधर उधर डाल दो डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वली, ठीक है। तो आपका 1 आधे रुपये का डिफरेंस आता है, तो कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ, सही है हमारा सम, ठीक है। जैसे ही आपने इनको नील किया, ये खत्म हो गए दोनों, ये तीनों का आंसर आ गया, आपका दूसरा मेथड भी खत्म, ठीक है जी। देन इसके बाद आपने क्या करना है, हमें यहाँ पे एक वर्किंग आवर्स गिवन है जिसका अभी तक हमने यूज़ नहीं किया। इसका क्या होता है, इसको यहाँ पे डिवाइड करना होता है, जो भी आंसर्स आ गए इसके साथ इसको डिवाइड कर दिया, ये थर्ड आंसर हमारा आ गया। देखो यहाँ पे 3 आंसर्स गिवन थे 3 मेथड्स के, जो कि हमारे तीनों आ गए, ठीक है। एक आंसर और गिवन है ये वाला, ये है कोस्ट शीट का, ठीक है। हमें यहाँ पे देखो मटीरियल गिवन है, डायरेक्ट मटीरियल 500, डायरेक्ट लेबर 300, ठीक है। कोस्ट शीट हमें बनानी आती है ना, मटेरियल और वेजेस गिवन है, मटेरियल डाल दिया 500, वेजेस डाल दी 300, हमारी निकल आई प्राइम कोस्ट,
ठीक है जी। उसके बाद बोल रहा है कि फैक्ट्री के जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए 40, 50 और 30 आर्स बोल रखा है। ठीक है, तो पर आर का रेट नहीं बता रखा, जो कि अभी अभी हमने सम सॉल्व करके निकाला है। तो इसको पर आर को आर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, P1 को P1 के साथ, P2 को P2 के साथ, P3 को P3 के साथ। तो मेरा आया था 3.01, P1 था मेरा 40, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे P2 को कर दिया, ऐसे इसको कर दिया, तो ये टोटल आ गया। इसका टोटल मारा, हमारी वर्क कॉस्ट टोटल निकल आई, जो यहाँ पे आंसर गिवन थी। आई होप गाइज आपको ये समझ आया है। ठीक है जी, ऐसे ही इसके सारे समझ आए, आई होप आपको अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, जो कि है ऑपरेशन कॉस्टिंग। ठीक है, हाँ जी फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग। इसके थोड़े से ही सम्स हैं, बट हमें 1-2 सम्स करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा इसमें क्या होता है। बेसिकली इसमें कोशीट है, 2 बार कोशीट बननी होती है, एक बार सिंपल कोशीट, दूसरी बार एस्टीमेट। ठीक है, जैसे कि आपको चीज़ें दिख रही हैं, मैं आपको डायरेक्टली सम बता रही हूँ कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आपको आती है कोशीट, मैंने स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो में बताई है। ठीक है, तो कोशीट में पहले हम मटेरियल डालते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग मटेरियल दे रखा है, परचेज दे रखी है, डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, फिनिशिंग का या ओपनिंग क्लोज उसका फिनिश गुड्स का दे रखा है। ठीक है, देन सेल दे रखी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें कोशीट की दे रखी है। हमें पता है हमें कोशीट बनानी है। नंबर ऑफ स्टोव्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द ईयर 2003 एंड 4, ये बोल रखा है 4000, इसको छोड़ दो, पहले आपको इससे सिंपल कोशीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, देखो ये देखिए, जैसे पहले डाल रखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 35,000 का। ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पहले 35,000 का, देन क्लोजिंग स्टॉक डाल रखा है 4900 का, देन परचेज 52। ऐसे ही आपको सिंपल कोशीट जैसे आप बनाते हो, जैसे आपने बना ली। ठीक है, कोशीट मैंने पहली वीडियो में समझा दी, इसलिए मैं दोबारा नहीं समझा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे बोल रखा है नंबर ऑफ स्टोव्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द 2003 एंड 4, ये 2003 और 4 की हमने कोशीट प्रिपेयर की ना, तो उसका बोल रहा है कि जो टोटल यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट, वो 4000 है। ठीक है जी, ये 4000 यूनिट्स पे हमने पूरा सम सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट कोशीट प्रिपेयर की। उसके बाद यहाँ पे नीचे बोल रहे हैं द कंपनी वॉन्ट टू क्यूट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ 1000 इलेक्ट्रॉनिक स्टोव्स 2004 एंड 5। 3-4 में उसने 4000 यूनिट से कोशीट बनाई, अब 4-5 में बोल रहा है 1000 यूनिट से कोशीट बनाओ। ठीक है जी, उसके बाद क्या बोल रहा है द स्टोव्स टू बी क्यूटेड इन यूनिफॉर्म क्वालिटी एंड मेक द सिमिलर एंड दूस मैन्युफैक्चर इन द प्रीवियस ईयर, बट आ गया यहाँ पे बट कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैज़ इंक्रीज बाय 15%। जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल इसमें था वो 15% इंक्रीज हुआ, और डायरेक्ट वेजेस इंक्रीज बाय 10%, और जो डायरेक्ट वेजेस है उसको 10% इंक्रीमेंट करना है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रखा, बोले हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द प्राइस टू बी क्यूटेड गिव सेम परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट की परसेंटेज इसमें बनी थी वही लेंगे। देखो जैसे यहाँ पे परसेंटेज आपको दिख रही है ना, सेल के ऊपर 10% है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ, अगर सेल के ऊपर 10% हो ना, तो कॉस्ट के ऊपर अगर लगाना हो तो 10% है जैसे। ठीक है, 10% है ना, तो जैसे आप 10/100 होता है, 100 में से 10 माइनस कर दो तो 90 हो जाएगा। तो 10/1/9 लेते हैं हम कॉस्ट पे, अगर इस पे लगाना हो तो। वैसे अगर हम देखें तो इसके ऊपर 10% प्रॉफिट आया हुआ है। ठीक है, बट हम 10% को हमने ऐसे देखना है कि हमने कॉस्ट पे लगाना है, तो हम इसको 1/9 लेते हैं। ठीक है जी, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ पे सिंपल बोला कि अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़। ठीक है, मटेरियल जो ओपनिंग क्लोजिंग और परचेज को डाल के यहाँ पे हमारा मटेरियल का अमाउंट बनेगा। ठीक है, उसको लेके डिवाइड बाय वो ऊपर वाली कॉस्ट शीट 4000 पे थी, उसको डिवाइड कर देना है, और जो जिस पे अब हमने बनानी है 1000 उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और बोला है इंक्रीमेंट करो 15% की मटेरियल में, तो इंक्रीमेंट करके अमाउंट डाल देना है। ऐसे ही वेजेस में इंक्रीमेंट कर देना है। ऊपर वाली जो थी कॉस्ट शीट, उसके जो टोटल यूनिट्स है उससे डिवाइड करते जाना है हर चीज़ को, और इसके साथ जो इसके यूनिट्स है इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। देखो बेसिकली हमें उसमें मटेरियल और वेजेस बोले थे, बाकी मैंने ऐसे ही डिवाइड और मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल के डाले हुए हैं। और लास्ट में हमारा जो ये निकल के आया COP, जो ये हमारा COP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आया, इसके ऊपर अब हमने यहाँ पे देखा था ना कि 10% था वो, तो 10% मतलब क्या होता है 1/9, तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे 1/9 लगा देंगे, तो इसका 10% अपने आप निकल आएगा। ठीक है जी, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल सा सम था ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही बाकी सम्स भी हैं। ठीक है जी फ्रेंड्स, इसमें सिंपली आपको 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करनी है। आई होप आपको थोड़ा बहुत रिमाइंड हो गया है कि चैप्टर में क्या किया था हमने इसमें। ठीक है, ऐसे ही बाकी सम्स भी हैं सारे, 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करनी है, तो आई होप आपको याद होएगा हमने कैसे किया।
देन नेक्स्ट हमारे ये जो चैप्टर्स हैं ये थ्योरी बेस्ड हैं, तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट लेस्ड अकाउंट। देन है हमारा लास्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो इसके लिए भी आपको कॉस्ट शीट आती होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको करवा दी है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं इसमें हमारे जो सम्स हैं, तो आप एक आधा सम इसमें से भी मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है जी। फ्रेंड्स, इसमें आपको पहले ना कॉस्ट शीट बनानी होगी, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ समझा रही हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। जैसे ये वाली चीज़ देखो, ये जैसे सम है, ठीक है। वैसे तो बाकी स्टेटमेंट्स अलग अलग है, मैं आपको इसमें क्यों बता रही हूँ, जैसे हमें ना कॉस्ट शीट बनानी होती है, एक हम बनाते हैं कॉस्ट शीट, एक बनाते हैं हम फाइनल अकाउंट। इसमें दोनों ही नहीं बने हुए, ठीक है। यहाँ पे तीनों चीज़ें प्रिपेयर करने को बोला हुआ है, देखो, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगी, क्योंकि इसमें देखो ये फाइनल अकाउंट बना हुआ है ना, तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी में आपको फाइनल अकाउंट इसमें भी बना हुआ है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि कैसे करनी है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले हमें इसमें कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी, और कॉस्ट शीट में आप हमेशा ये परसेंटेज वाली जो चीज़ें होती हैं एस्टिमेटेड, इनको उठाते हैं, ठीक है। जब भी हमने कॉस्ट शीट बनानी है ना, जो ये देखो अब ऐसी स्टेटमेंट है, हमें नहीं पता कौन सा अमाउंट फाइनल अकाउंट का है, कौन सा अमाउंट किसका है, तो हम क्या करेंगे, हमें सेल पता है दोनों में आती है, फाइनल में भी कॉस्ट शीट में भी हम दोनों में यूज़ करेंगे। ओपनिंग कोई नहीं है बोल रहे हैं, ना ही क्लोजिंग है, छोड़ दिया। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस 5 लाख और 2,50,000, दो चीज एक ही बार दिया हुआ है, 5 लाख और 2,50,000, तो इसको हम कॉस्ट शीट में भी यूज़ करेंगे और फाइनल अकाउंट में भी यूज़ करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद बोले एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस वर 1,50,000। अब बोले हैं फैक्ट्री के एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं जो, वो है 1,50,000, जिसमें से 60% आर फिक्स्ड, जिसमें से 60% आर फिक्स्ड। तो जो बाकी के 60% है, ये बोले ऐसे ही बोल रहे हैं कि 60% आर फिक्स, तो छोड़ दो इसको, ठीक है। देन एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोल रहे हैं 45,000। फैक्ट्री के इन्होंने बोला ना 60% फिक्स है, ठीक है। 60% फिक्स है, मतलब जो 60% वाले हैं, जो 60% वाले हैं उनको आपने कॉस्ट शीट में लेना है। बाकी के जो ये हैं 1,50,000 एज इट इज़, इसको आपने फाइनल में यूज़ करना है। सिर्फ परसेंटेज वाले अमाउंट्स को आपने कॉस्ट शीट में यूज़ करना है। देखो यहाँ पे एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं वर्थ 30,000, जिसमें से 40% बोल रहे हैं फिक्स है। तो आपने ऐसे अमाउंट्स को यूज़ करना है जिससे कॉस्ट शीट आपकी इजीली प्रिपेयर हो जाए। आपको मैं कॉस्ट शीट के लिए भी फॉर्मेट दिखा देती हूँ, यहाँ पे अमाउंट्स भी अवेलेबल होंगे। देखो ऐसे आपको फाइनल अकाउंट बना हुआ भी आ सकता है, ठीक है। इसमें बना नहीं हुआ था, ये जस्ट आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इन्होंने उलट पुलट चीज़ें दे रखी थी। लीगल चार्जेस हमेशा हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये इधर डाल रखे थे। जस्ट मैंने लीगल चार्जेस को इधर करके यहीं पे इसको फाइनल अकाउंट को बना रखा है। तो आपको अगर पेपर में आता है तो ऑब्वियस आपको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे इन्होंने कन्फ्यूजिंग किया होता है, लीगल चार्जेस जानबूझ के इधर डाले हुए हैं, जबकि इधर आते हैं एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम थोड़ा होती है चार्जेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने ध्यान देनी है, कौन सी चीज़ क्रेडिट साइड आती है, कौन सी चीज़ डेबिट साइड आती है। फाइनल अकाउंट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही होता है, इधर हमारी इनकम आती है, इधर हमारे एक्सपेंसेस आती है, इधर हमारी इनकम आती है, सॉरी, ठीक है। तो हमने बेसिकली यही ध्यान रखना है। अब ये हमें फाइनल अकाउंट बना हुआ मिल गया, मैंने यहीं पे कर दिया, पेपर में हम करेंगे। इसके आगे स्टेटमेंट देखो जैसे ये है। अब बोल रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कॉस्ट अकाउंट रिवील, मतलब कॉस्ट शीट का मटेरियल गिवन है हमें, ठीक है जी। कॉस्ट शीट के लिए अगर कोई चीज़ आपको यहाँ पे गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन बट वो चीज़ डालनी ज़रूरी है तो हम फाइनल में से उठाएंगे, ठीक है। हमने अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल 2,50,000 के, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, हाँ जी भाई गिवन है, तो कॉस्ट शीट में हम डायरेक्ट मटेरियल यही डालेंगे। अगर ये नहीं गिवन होता बट कॉस्ट शीट में डायरेक्ट मटेरियल का तो मेन पार्ट है, तो हम वहाँ पीछे से फाइनल अकाउंट से उठा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल के बाद सीधा दे रखे फैक्ट्री ओवरहेड्स, डायरेक्ट वेजेस नहीं दिए, डायरेक्ट वेजेस का रोल है तो डायरेक्ट वेजेस हम यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है। उठा लिया, इसके बाद हमारी प्राइम कॉस्ट निकल आई। देन फैक्ट्री के ओवरहेड्स बोल रखे हैं 20%, देन एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोल रखे हैं, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखे हैं। इसके बाद यहाँ पे सेल भी नहीं है तो सेल भी हम फाइनल में से उठाएंगे। तो सेल भी हमने फाइनल में से उठा के अपनी कॉस्ट शीट एक तरह से प्रिपेयर कर ली, प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमारे दोनों अकाउंट बन गए, कॉस्ट शीट भी बन गई और फाइनल अकाउंट भी बन गया। अब हमने दोनों को कंपेयर करके इसका तीसरा अकाउंट है जो कि है, देखो स्टेटमेंट कॉस्ट शीट बन गई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। अब हमने बनानी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होती है इसमें, ठीक है। रिकंसिलिएशन में आप क्या करते हो, इसको कंपेयर करते हो, कंपेयर करना होता है रिकंसिलिएशन में। रिकंसिलिएशन अकाउंट हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा कॉस्ट शीट का प्रॉफिट आया होता है, ठीक है। कॉस्ट शीट का हमारा जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, अगर लॉस है तो उसको ऊपर सबसे ऊपर ब्रैकेट में रख देंगे, अगर प्रॉफिट है तो उसको प्लस में रख देंगे, रख दिया उसको हमने ऊपर। उसके बाद हमने एंट्रीज को मैच करना है। जैसे मटीरियल यहाँ पे था 2,80,000 का, यहाँ पे मटीरियल है 2,50,000 का। कॉपी में जो अकाउंट्स बनाए हैं मैं आपको ऐसे समझा रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। मटेरियल हमने कंपेयर किया, 30,000 का डिफरेंस है, ठीक है जी।
अब जो फ्रेंड्स ये 30,000 का डिफरेंस है, इसको पहले हमने देखना है कि ये फाइनल अकाउंट में जो ये एक्सपेंसेस है ना डायरेक्ट मटेरियल, हमने पहले चेक करना है, ठीक है। क्योंकि हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से सम की रिकन्सिलेशन स्टार्ट की है ना, हमने स्टार्टिंग में प्रॉफिट या लॉस जो है वो डाला है, तो हमने पहले इसको फाइनल में देखना है कि वो चीज़ ज़्यादा है या कम। अगर तो हमारा एक्सपेंसेस जो हैं, ठीक है, अगर फाइनल अकाउंट में ज़्यादा है, डेबिट वाली साइड, एक्सपेंसेस वाली साइड ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम, और अगर कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा, तो ये कम है, ये कम है। 2,80,000 ज़्यादा है ना कॉस्ट शीट में, 2,50,000 कम है, तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। 30,000 तो 30,000 रुपीज़ रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में ऐड होंगे, ठीक है जी। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में 30,000 रुपीज़ ऐड होंगे, उसके साथ लिखेंगे हम डायरेक्ट मटीरियल, और उसके साथ जो आगे लाइन लिखनी है 30,000 के पहले सामने कि वो क्या चीज़ है, डायरेक्ट मटेरियल लिख के, डायरेक्ट मटेरियल अब देखना है हमने कि वो मटेरियल कॉस्ट शीट में क्या था, ज़्यादा था या कम था। कॉस्ट शीट में वो मटेरियल ज़्यादा था या कम था, कॉस्ट शीट में वो मटेरियल ज़्यादा था 2,80,000 का, तो ज़्यादा होता है तो ओवर होता है, अगर कम होता है तो अंडर होता है। तो हमने वहाँ पे लिख देना है दिस वैल्यू इज़ ओवर वैल्यूड इन कॉस्ट शीट, तो वो वैल्यू हमारी ओवर वैल्यू होगी ना कॉस्ट शीट में, तो हमने उसको ओवर वैल्यू लिख देना है। हमने ऐड कर दिया मटेरियल। ऐसे हम वेजेस, ये 1 लाख के हैं, इधर थे नहीं तो हमने यहीं से उठा के वहाँ पे भी 1 लाख डाले थे, तो 1 लाख एंड 1 लाख कंपेयर हो गया, ज़ीरो, कुछ भी नहीं है। देन ऐसे ही फैक्ट्री के एक्सपेंस, सारी चीज़ें हम मैच आउट करेंगे और वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। लास्ट में जब हम उसका टोटल आउट करेंगे, मतलब लास्ट में सब चीज़ें कंपेयर हमने कर ली, लास्ट में जब हम उसका टोटल करेंगे, एक बात और, ये वाली चीज़ें जैसे है मैंने अभी आपको बताई, ये जैसे हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा है प्रॉफिट कम होता जाएगा, एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता जाएगा, है ना। वैसे ही इधर ऑपोजिट है, अगर इधर इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा, इनकम कम है तो प्रॉफिट कम, ठीक है जी। ये ध्यान रखना, इनकम वाली साइड ये चीज़ होती है, अगर इधर कोई चीज़ ज़्यादा बनती है फाइनल में तो आप उसको ऐड ऑन करोगे, और अगर कम बनती है तो आप उसको लेस करोगे रिकन्सिलेशन में। बट इधर ऑपोजिट होता है, अगर बढ़ रही है तो कम करनी है, कम है तो बढ़ानी है, ठीक है जी। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद मैं आपको बता रही थी, जो आपने कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट से इसको स्टार्ट किया ना रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट को, तो ये खत्म कहाँ पे होएगा, आपके फाइनल के प्रॉफिट या लॉस पे, जो भी आपका आया होएगा। तो आंसर मैच करने का बेस्ट वे है, अगर आप फाइनल के प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हो तो कॉस्ट पे जाके फिनिश होएगा, और कॉस्ट के प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट कर रहे हो तो फाइनल के प्रॉफिट एंड लॉस पे स्टार्ट होएगा, ठीक है। ये हो गई। इसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आपको, अभी तो हमने कॉस्ट के प्रॉफिट से स्टार्ट किया कॉस्ट शीट के, बाय चांस अगर सम आता है कि उसमें आपको कॉस्ट शीट का प्रॉफिट नहीं है और निकालने का कोई रास्ता भी नहीं है, तो आप फाइनल के प्रॉफिट या लॉस से स्टार्ट करोगे, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कॉस्ट शीट में जैसे कर रहे थे, जो चीज़ प्लस हो रही थी वो इस बार माइनस होती जाएगी, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा। क्योंकि अब हम फाइनल का ले रहे हैं ना प्रॉफिट या लॉस, पहले हम कॉस्ट का ले रहे थे, अब हम फाइनल का ले रहे थे, तो हम ऑपोजिट कर देंगे, जो प्लस कर रहे थे उसको माइनस, और जो माइनस कर रहे थे वो प्लस, ठीक है गाइज। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और जो भी मैंने समझाया है आपको, रिवाइज करवाया, आपको अच्छे से समझ आया है। गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। कल हमारा एग्जाम है सबका, तो आई बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। बाय बाय गाइज।